फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के डाइजेस्टिव सिस्टम, न्यूट्रिशन एंड मेटाबॉलिज्म से है एंड डेली बेसिस में आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। और जो भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली बेसिस पे ज़रूर विजिट कीजिए और अपना प्रैक्टिस कीजिए। जैसा कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 3 के बाद टीआरई 4 भी आने वाला है, यूपी टीजीटी पीजीटी भी होने वाला है, उसके बाद एलटी ग्रेड भी आएगा, तो आप तैयारी में लग जाइए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। समय नष्ट न करते हुए पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्वेश्चन आ जाए, किस क्वेश्चन में आप अटक जाए, किस क्वेश्चन के चलते आपका सिलेक्शन रुक जाए, कोई नहीं जानता। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको सही मिलान करना है। तो आपको देखना है सबसे पहले इसके लिए ए बी सी डी, ठीक है। देखते हैं विटामिन B1। आपको पता है मैंने ट्रिक के साथ बताया हुआ है A B C D E K H का वैज्ञानिक नाम क्या है, बी कॉम्प्लेक्स में जितने 8 विटामिन आते हैं उनकी क्या नाम है, अच्छे से बताया हुआ है। विटामिन B1 का जो वैज्ञानिक नाम है वो है थायमीन, ठीक है, यानी A का 2 हो जाएगा। B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। तो B का 3 हो जाएगा। एंड विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? मैंने आपको ट्रिक बताया हुआ था, रथ एक ट्रॉफी। R से हो गया रेटिनॉल विटामिन A का, थे से थायमीन, B का, A से स्कॉर्बिक एसिड, C का, क से हो गया आपका कैल्सीफेरॉल, D का, एंड ट से हो गया टेकोफेरॉल, E का, और फी से फिलोक्विनोन विटामिन K का, ठीक है। और विटामिन H का बायोटिन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या पूछा है, विटामिन E। विटामिन E का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल, ठीक है। C का 4 एंड विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्मिन। तो D का 1। इस प्रकार 2 3 4 1 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन एस्कॉर्बिक अम्ल का सबसे बढ़िया स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड? तो आप सबको पता है खट्टी फलों में पाया जाता है, साइट्रस फ्रूट होते हैं जितने भी विटामिन सी वाले होते हैं, तो ये आपका आंवला में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद नींबू, फिर अमरूद, फिर टमाटर में। तो अब विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी जो है हमारे ऊतकों को बांधे रखता है, ऊतकों में कोशिकाओं को परस्पर बांध के रखता है, एंड घाव जल्दी से भरता है, आरबीसी का निर्माण करता है, इम्यूनिटी पावर प्रदान करता है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मछली में पाया जाने वाला महत्वपूर्ण आहारी तत्व क्या है? विच इंपॉर्टेंट डाइटरी एलिमेंट इज फाउंड इज फिश? तो दोस्तों इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। आपको पता है फैट जो है 2 प्रकार के होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो हमारे लिए अच्छा होता है, उसमें भी ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। ये मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, ठीक है। अधिकतर लोग जो है मछली के तेल को गोलियों के रूप में लेते हैं, जिसे हम फिश कॉड लीवर ऑयल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1 किलोग्राम शरीर भार के लिए प्रति घंटा मूल ऊर्जा कितना अपेक्षित है? बेसिक एनर्जी रिक्वायर्ड पर आवर फॉर 1 kg बॉडी वेट। तो दोस्तों प्रति 1 घंटा के लिए आपको मूल ऊर्जा की आवश्यकता होती है 1.3 कैलोरी। 1.3 कैलोरी। यदि आपका वजन 65 किलोग्राम है तो आप क्या करेंगे? तो आप करेंगे 1.3 कैलोरी गुणे 24 घंटा होता है, तो 24 घंटे के लिए, ठीक है। आपका वजन कितना है? तो 65, ठीक है। इस प्रकार आप गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 2028, ठीक है। इस प्रकार आपका 65 kg वजन है, तो कम से कम आपको दिन भर में 24 घंटे में 2028 कम से कम कैलोरी तो लेना ही है, ठीक है। कोई एक्टिविटी नहीं करते हैं तब।
एक्टिविटी करते हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका 8.5 कैलोरी की आवश्यकता होती है, याद रखिएगा। ये आपका प्रति घंटा मूल ऊर्जा है। आप कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो वहाँ पे आपका 8.5 कैलोरी ऊर्जा प्रति घंटे की दर से, प्रति केजी की दर से आपको लगेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दूध, मक्खन और घी प्रदान करते हैं। मिल्क, बटर एंड घी प्रोवाइड। तो ये सभी विटामिन ई और के प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, शरीर के लिए अपेक्षित संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का अनुपात क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, कम से कम 57 से 58% आपका हमारे शरीर में कार्य करता है कार्बोहाइड्रेट, एंड 17% प्रोटीन, एंड 25% के लगभग आपका, यानी 57% कार्बोहाइड्रेट, 17% प्रोटीन और 25% वसा हमारी बॉडी को जरूरत होती है। इसका जो अनुपात हो जाता है 4:1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, एथलीटों द्वारा प्रयुक्त कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का क्या तात्पर्य है। व्हाट इज द टर्म कार्बोहाइड्रेट लोडिंग यूज बाई एथलीट। तो दोस्तों जैसे कि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग का मतलब ही है, लोड मतलब जमा करना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मांसपेशियों में भंडारण, ठीक है, एनर्जी स्टोरेज इन मसल्स। तो कार्बोहाइड्रेट जो है आपको कार्बनिक पदार्थ है, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। इन तीनों का निश्चित अनुपात होता है, जबकि वसा में अनिश्चित अनुपात होता है। कार्बोहाइड्रेट, इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात जल के समान होता है। यह शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। यह एथलीटों को मांसपेशी में ऊर्जा भंडारण का प्रमुख स्रोत होता है। जैसे कि ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर के हमको ऊर्जा देता है, लेकिन मांसपेशियों में ग्लाइकोजन के रूप में भंडारण रहता है। जब भी हमको ऊर्जा की जरूरत होती है, वही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, त्वरित शारीरिक विकास मुख्य रूप से परिणाम है। एक्सिलरेटेड फिजिकल ग्रोथ इज मेनली द रिजल्ट ऑफ। तो त्वरित शारीरिक विकास मुख्य रूप से किसका परिणाम है दोस्तों। तो ये आपका समझ सकते हैं मेटाबॉलिक चेंज, चयापचय परिवर्तन। आपका मेटाबॉलिज्म, खाना अच्छे से पच रहा है, अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, अच्छे से सब कुछ काम चल रहा है, तो आपके त्वरित जल्दी से जल्दी शारीरिक विकास होगा। सब कुछ हमारे मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करेगा कि आपका मेटाबॉलिज्म, खाना अच्छे से पच रहा है, एनर्जी बन रहा है कि नहीं, इस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हमारे शरीर में 1 ग्राम वसा के दहन से उपलब्धि होती है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फैट बर्न इन आवर बॉडी। आपको पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन से 4.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है, एंड 1 ग्राम वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो यहाँ पे 9.1 कैलोरी कहीं दिया नहीं है, तो 9.3 कैलोरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पाचन तंत्र के कार्यों की सही अनुक्रम का चयन कीजिए। सेलेक्ट करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो दोस्तों इसके 5 चरण होते हैं। कौन कौन से। अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, दूसरा है डाइजेशन यानी कि पाचन, तीसरा है ऑब्जॉर्प्शन यानी कि अवशोषण, एंड अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, एंड चौथा है आपका फिर एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, एंड 5वां है इजेक्शन यानी कि बहिष्करण। यानी इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, यानी कि अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, ये 5 प्रक्रियाएं होती हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन। ठीक है, तो ग्रहण करना, पाचन, अवशोषण और मल उत्सर्जन, ये आपका राइट होगा। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे हम मुंह में लेते हैं वो अंतर्ग्रहण हो गया। मुंह में लेते ही पाचन शुरू हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, जिसमें हमारे मुंह में जो लार ग्रंथि से लार निकलता है उसमें टैलिन नामक एंजाइम होता है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का पाचन करता है।
उसके बाद जाता है हमारे मतलब कि डाइजेशन होता है, यानी भोजन का छोटे छोटे तत्वों में टूटना, यानी खाए हुए अविलेप ठोस पद भोजन का घुलनशील और अवशोषणीय अवशोषण के योग्य हो जाना ही पाचन कहलाता है। अब पाचन जो है मुख से ही प्रारंभ हो जाता है, फिर अमाशय के अम्लीय अम्लों द्वारा पाचन होता है, फिर भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में हो जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद अवशोषण होता है। अवशोषण कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। एब्जॉर्प्शन सूक्ष्म पोषक तत्वों का शरीर में अवशोषण, पचे हुए भोजन का रुधिर में पहुंचना ही अवशोषण कहलाता है, याद रखिएगा। छोटी आंत द्वारा आहार नाल की दीवारें द्वारा शोषित होकर रक्त परिसंचरण द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। यानी कि भोजन का जो अवशोषण होता है छोटी आंत के जो ग्रहणी होता है डोडिनम से ही प्रारंभ हो जाता है, याद रखिएगा। औषधियों और एल्कोहल का अवशोषण अमाशय में होता है। पचे हुए भोज्य पदार्थों का पूरी तरह से अवशोषण हमारा छोटी आंत में होता है। छोटी आंत की जो दीवार जैसा उंगली जैसा आकृति होती है, जिसे बिलाई कहते हैं, रसांकुर कहते हैं, इसमें रोए जैसी संरचना होती है, जिसमें रक्त तथा लसिका वाहिनियाँ होती हैं जो अपने अंदर जो पोषक तत्व होते हैं उसको ऑब्जर्व करके रक्त में पहुंचाती हैं, ठीक है। जल व खनिज तत्वों का अवशोषण बड़ी आंत में होता है, याद रखिएगा, जल और खनिज लवणों का। उसके बाद चौथा प्रक्रिया होता है एसिमिलेशन, यानी स्वांगीकरण। जो अवशोषण हुआ है पोषक तत्व उनका उपयोग होना, जब हम कार्य कर रहे हैं तो उस एनर्जी का उपयोग होना ही स्वांगीकरण कहलाता है। यानी कि अवशोषित भोजन का शरीर द्वारा कोशिकाओं में उपयोग लाया जाना ही स्वांगीकरण होता है। जैसे कि अमीनो अम्ल यकृत में पहुंचकर अमोनिया में टूट जाता है, जिससे यूरिया का निर्माण होता है और वह मूत्र के साथ शरीर से बाहर आ जाता है। अब लास्ट प्रक्रिया, पांचवा प्रक्रिया होता है इजेशन, यानी कि एक्सक्रेशन या बहिष्करण, यानी कि अम्ल उत्सर्जन या अवशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, ठीक है। जैसे कि अनपचा भोजन अंत में बड़ी आंत में पहुंचता है, जहां जीवाणु इसे मल में बदल देते हैं। यहाँ कोई एंजाइम नहीं होता, अतः कोई पाचन नहीं होता बड़ी आंत में, ठीक है। इस प्रकार आप पांचों प्रक्रिया समझ गए। क्वेश्चन नंबर 11 है, शरीर का गठनात्मक तत्व है, व्हाट इज द कंटीनेंट एलिमेंट ऑफ द बॉडी। तो ये है हमारा प्रोटीन। गठनात्मक तत्व क्या है? प्रोटीन। ये बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, मसल्स निर्माण करता है, ऊतकों कोशिकाओं का मरम्मत करता है, टूट फूट का मरम्मत करता है। और जो प्रोटीन जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। इसमें एक्स्ट्रा होता है नाइट्रोजन, कभी कभी सल्फर भी होता है, ठीक है। प्रोटीन नए ऊतकों टिश्यूज को बनाती है, टूटे हुए ऊतकों की मरम्मत करती है, जल तथा अम्लों की संतुलन को नियमित करती है, भूख की हालत में प्रोटीन ताकत के स्रोत के रूप में काम करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, चय अपचयी अनुकूलन है, मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन इज। तो मेटाबॉलिक एडॉप्टेशन क्या है कि सामंजस्य, एडॉप्टेशन ही मतलब होता है सामंजस्य बैठाना। ये होता है बढ़े हुए कार्यभार के साथ चयापचय दर का समायोजन, यानी कि चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में जीवों में जीवन काल के लिए होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं को कहते हैं। जैसे कि आपका एंजाइमों की सहायता से भोजन का अच्छी तरह से पचना, उसका ऊर्जा बनना, ये सभी चीज़ें मेटाबॉलिक के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, छोटी आंत में पचे हुए खाद्य पदार्थ किससे अवशोषित होते हैं? अभी जस्ट मैं बताई हूँ, ठीक है। इन स्मॉल इंटेस्टाइन द डाइजेस्टेड फूड इज अब्जॉर्ब्ड थ्रू, किसके द्वारा? तो छोटी आंत में उंगली नुमा रोए जैसी आकृति होती है, जिसे हम विलाई कहते हैं, और ये विलाई ही पोषक तत्वों को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेती है, क्योंकि इसके अंदर रक्त वाहिनियाँ और लसिका वाहिनियाँ होती हैं, और ये दीवार के क्षेत्रफल को लगभग 600 गुना बढ़ा देते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और जल में वसा में घुलनशील विटामिनों का अवशोषण लसिका यानी लिम्फ में होता है, ठीक है। और इस लसिका वाहिनियों में लैक्टियल्स कहते हैं। याद रखिएगा, छोटी आंत में घाटी नुमा आकृति होती है, जिसे हम विलाई कहते हैं।
जहाँ पर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पचता है, तथा जो छोटी आंत की लैक्टियर्स होती हैं वसा का वहाँ पे पाचन होता है, याद रखिएगा, अवजर्सन होता है, अवशोषण होता है। छोटी आंत की लैक्टियर्स यानी अक्षीर वाहिनियों में वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण होता है। वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल मिलकर एमल्सीकृत वसा बनाते हैं। भोजन के पचने के बाद बचा हुआ पदार्थ छोटी आंत के इलियम के रास्ते बड़ी आंत में पहुंचता है। जो बिलाई होते हैं उसमें रक्तवाहिनियां तथा लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सूक्ष्म पौष्टिक आहार में होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन फूड। तो माइक्रो पूछा है, सूक्ष्म। अब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि जो प्रमुख भोजन होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन होता है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी जो सूक्ष्म कम मात्रा में हमको आवश्यकता होती है वो विटामिन, खनिज लवण, जल होता है। तो यहाँ पे विटामिन एंड खनिज लवण होता है। ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में यहाँ विटामिन एंड खनिज लवण हो जाएगा। ठीक, खनिज एंड विटामिन 2 और 3 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता बहुत कम होती है। इन पोषक तत्वों का प्रमुख कार्य शरीर में विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं को पारित होने में सहायता करना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें कौन आहार तत्व शरीर में ताप तथा ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती? विच ऑफ द फॉलोइंग फूड एलिमेंट डज नॉट प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी इन द बॉडी? तो दोस्तों जैसा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये तीनों हमारे लिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन हमें एनर्जी प्रदान करता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा एनर्जी प्रदान करता है, प्रोटीन हमें प्रोटेक्शन यानी कि हमारे जो बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है, प्रोटीन को शरीर की ऊतकों का मरम्मत करता है, टूट फूट की मरम्मत करता है, ऊतकों का निर्माण करता है। लेकिन विटामिन या खनिज लवण कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करता, ये हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो 2 और 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन एंड खनिज लवण। क्वेश्चन नंबर 16 है, उच्च रक्त शर्करा स्तर किससे नियंत्रित होता है? हाई ब्लड शुगर लेवल इज कंट्रोल्ड बाय। तो आपको पता है अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज के बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है जो उच्च रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं कर पाता, जिससे रक्त शर्करा जो है रक्त में बढ़ जाता है, जिसे हम डायबिटीज या मधुमेह कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पे आपको सही मिलान करना है। तो आपको देखना है ABCD। तो यहाँ पे देख रहे हैं फैटी एसिड, हमारे शरीर में फैट यानी वसा जाकर के फैटी एसिड में बदल जाता है। यहाँ पे ए का एक ही हो जाएगा। एंड अमीनो एसिड, तो यहाँ पे प्रोटीन ही हो जाएगा। प्रोटीन जो है हमारे शरीर में जाकर के अमीनो एसिड में बदल जाता है, बी का 2 हो जाएगा। ग्लूकोज, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जाकर के ग्लूकोज में बदल जाता है, तो सी का 3 हो जाएगा। मिनरल्स जो है एक लवण होता है, नमक होता है। ठीक है, जो हमारे हड्डियों, मांसपेशियों, दांतों के लिए आवश्यक होता है, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करता है हमको, हमारी बॉडी की रक्षा करता है, तो डी का 4 हो जाएगा। इस प्रकार 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन से आहार तत्व शरीर में गर्मी और ऊर्जा उत्पन्न नहीं करती? तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट करता है, वसा करता है, बट विटामिन एंड जल नहीं करता। 2 और 3 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 कहाँ पे दिया हुआ है? तो यहाँ पे 2 और 3 आंसर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका होगा 2 और 3। 2 और 3 यहाँ पे मैं आपका टाइपिंग करने में गलती हो गया है। 2 और 3 विटामिन और जल होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सही मिलान यहाँ पे आपको फिर से करना है। यहाँ पे देख लेते हैं ABCD। तो लार कहाँ से स्रावित होता है? हमारे 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती हैं मुख में। ठीक है, तो मुंह से स्रावित होता है, तो 1 का ए हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाले जठर रस में स्रावित होता है HCl, तो बी का 2 हो जाएगा। एंड बाइल यानी कि पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस को बनाता है हमारा यकृत,
तो सी का 2 हो जाएगा। और स्रावित होकर के इकट्ठा होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर में। इंसुलिन जो है कहाँ से स्रावित होता है, अग्नाशय की बीटा कोशिका से, तो डी का 4 हो जाएगा। यहाँ भी 1 2 3 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 यानी लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। यहाँ पे भी आपको मिलान करना है ABCD, ठीक है। यहाँ पे लोहा जो है क्या करता है, आयरन हमारे हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, आपको पता है। हीमोग्लोबिन हीम प्लस ग्लोबिन यानी कि हीम आयरन और ग्लोबिन प्रोटीन से बना होता है, जिसके कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है, तो ए का 4 हो जाएगा। एंड सोडियम क्या करता है, सोडियम जो है वो चेता तंत्र का कार्य करता है। चेता तंत्र यानी कि फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव करता है, तो बी का 3 हो जाएगा। एंड फॉस्फोरस क्या करता है, यह मजबूत कैल्शियम फॉस्फोरस जो है हमारे अस्थियों दांतों के लिए अच्छा होता है, तो यह मजबूत अस्थि का विकास, सी का 2 हो जाएगा। 14 आयोडीन, आपको पता है कि हमारा थायराइड ग्रंथि इससे खराब हो जाती है, तो सही थायराइड को कार्य करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और इस कमी से घेंगा रोग हो जाता है गोइटर, तो डी का 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन का 20 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जिस भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।